स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में करंट का बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। नया टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में टीपीडी ऑफ सेल। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और जो टीपीडी पढ़ा रहा हूं मैं, इससे पहले आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले तो यह क्लियर करना जरूरी है कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो बताया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है कि बेटा ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर से सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रखना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में क्या बताया गया। कोई भी इसे ये सेल है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल के दो वोल्टेज होते हैं अलग अलग कंडीशन में। अगर मान लो किसी सर्किट में एक सेल लगा है, सुनना, और उस सर्किट में एक की है, के इज व्हाट, के इज अ की, ऑन ऑफ की, और एक रेजिस्टेंस लगा है। तो अगर की को हम ओपन रखेंगे, की को ओपन रखने का मतलब क्या हुआ कि अभी इससे कोई भी करंट नहीं निकलेगा। करंट तब तक फ्लो नहीं करता सर्किट में, करंट तब तक सेल से बाहर नहीं आता जब तक कि सर्किट क्लोज ना हो। तो अगर आप की को ओपन रखोगे तो इस सेल का कोई रोल नहीं होगा, इससे कोई भी करंट बाहर नहीं आएगा। तो वही मैंने बताया है, जब की ओपन रहेगा तो इससे कोई भी करंट नहीं आएगा, करंट जीरो होगा। तो उस समय इस सेल का जो भी वोल्टेज होगा उसे हम ईएमएफ कहेंगे। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, बेसिकली इट इज अ वोल्टेज। किसका वोल्टेज? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। कब? जब इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जाता है, तो उस समय जो भी वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम ईएमएफ कहेंगे। और ये ईएमएफ के बारे में बता दूं, ये ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ये ईएमएफ डिपेंड करता है, इस दोनों सेल में दो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक कैथोड और एक एनोड, इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। यह डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। यह डिपेंड करता है इसके टेम्परेचर पे। किसके टेम्परेचर पे? इलेक्ट्रोलाइट जो डला होता है ना प्लस माइनस के बीच में, ये प्लस होता है, ये माइनस, इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके टेम्परेचर पे ईएमएफ डिपेंड करता है। ईएमएफ याद रखना। अब क्या हुआ? अब हमने की को क्लोज कर दिया। तो जब की को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा बेटा? जब की को क्लोज करोगे तो ऑब्वियसली इससे करंट बाहर आ जाएगा, इससे करंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट निकलना शुरू हो जाएगा तो बता सकते हो, जब सेल से करंट बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है इसके वोल्टेज में कमी आएगी। जब करंट निकलता है तो वोल्टेज डाउन होता है। तो जब वोल्टेज में कमी आएगी तो कमी आने के बाद अब जो वोल्टेज बचेगा, अब जो वोल्टेज डिसाइड होगा इस सेल का, उस सेल का हम टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। टीपीडी यानी जब करंट जीरो नहीं होगा, जब करंट बाहर निकल जाएगा तो जो भी वोल्टेज होगा उस सेल का, उसे हम टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। फिर से सुन लो आप, ये ईएमएफ और टीपीडी एक ही सेल के दो वोल्टेज हैं, एक ही सेल के। सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम एक सेल लें और सर्किट में लगाएं, और अगर सर्किट में लगाते हो और सर्किट में लगाने के बाद अगर उस सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा है, की ओपन रखा गया है, सर्किट को क्लोज नहीं किया गया है, तो उस समय जो भी वोल्टेज है 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, अरे भैया जो भी वोल्टेज है उसे हम उस सेल का ईएमएफ कहेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, बेसिकली इट इज अ वोल्टेज इन केस ऑफ ओपन सर्किट ऑफ द सेल।
और जब की को क्लोज कर देंगे तो करंट कुछ बाहर आएगा, तो जब बाहर आएगा तो वो वोल्टेज तो अब रहेगा नहीं, वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो जो भी डाउन हो गया, मान लो 10 वोल्ट का था, अब 8 वोल्ट हो गया, तो वो 8 वोल्ट अब इसका टीपीडी कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मोटा मोटी समझ लो, जब करंट नहीं निकलेगा तो वो वोल्टेज ईएमएफ के नाम से जाना जाएगा। जब एक बार सेल से करंट बाहर आ जाएगा तो जो भी वोल्टेज कम होके मिलेगा, कम तो होगा ही, उसको हम टीपीडी कहेंगे। तो ये दोनों एक ही सेल के वोल्टेज हैं। करंट नहीं निकल रहा है तो ईएमएफ कहलाएगा, करंट ड्रॉ कर लिया तो टीपीडी कहलाएगा। और ईएमएफ ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया। एक तो जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा है ना बच्चे, उसके नेचर पे। किसके नेचर पे? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे। और साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसके टेम्परेचर पे। बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, 2 रॉड होती है, कैथोड और एनोड, तब सेल बनता है। ये पोर्शन कंप्लीट कर दिया मैंने। अब जरा सुनो ध्यान से। मान लो आपने की क्लोज किया, जैसे अभी की ओपन है, अब आपने की को क्लोज कर दिया। चलो, तो की को क्लोज करो तो मान लो कितना करंट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया। और आपको मैं एक बात बताऊं, हर सेल का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है। ये रेजिस्टेंस भी है, ये एक्सटर्नल है, बाहरी रेजिस्टेंस है। हर सेल का भी अपना छोटा सा नाम के बराबर और थोड़ा सा रेजिस्टेंस सेल का भी होता है। जब करंट इससे गुजरेगा तो ये भी थोड़ा सा अपोज करेगा, काम थोड़ा सा नाम के बराबर, उसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो अब आप ध्यान रखना, अब इस चैप्टर में एक सर्किट में 2 तरह के रेजिस्टेंस पाए जाएंगे। एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल होगा, जो बाहर से लगा मिलेगा। एक सेल का अपना नाम के बराबर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटी वैल्यू में होता है। ये भी किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सुनो, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। ये साइज है ना, प्लस, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, इसके साइज पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इसके बीच में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसके नेचर पे। ये डिपेंड करता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस पे, प्लस और माइनस डंडे के बीच की दूरी पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो एक सर्किट में अब आने वाले दिनों में यू विल हैव 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल जो बाहर से लगा होगा, और एक सेल का अपना खुद ब खुद एक छोटा सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रोड के साइज पे, डंडे के साइज पे, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पे, और जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसके नेचर पे। सब याद रखना पेपर। तो ये पोर्शन क्लियर हो गया। अब जरा मुझे बताओ, जब मान लो आपने की को क्लोज कर दिया, हाँ भैया की ओपन था, अब की क्लोज हो गया, तो इससे करंट बाहर आएगा। तो जब करंट बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके वोल्टेज में कमी आएगी। किसके वोल्टेज में कमी आएगी? सेल के वोल्टेज में कमी आएगी। तो सेल के वोल्टेज में क्या कमी आएगी? आई बाहर आ गया तो वोल्टेज डाउन। कितना वोल्टेज डाउन होगा जरा सुनिए। आफ्टर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम सेल, सेल से जब करंट निकाल लिया तो ड्रॉप इन पोटेंशियल ऑफ सेल क्या हो जाएगा? I इंटू आर। जब इससे करंट निकाल दोगे तो वोल्टेज में कमी आएगी ना, तो क्या कमी आएगी? वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? I इंटू आर। तो हम तो इसके वोल्टेज में देख रहे हैं कमी, तो इससे क्या मतलब? I इंटू आर। करंट निकलेगा तो इतना वोल्टेज को लेकर निकल जाएगा। आओ भाई मेरे साथ। तो जब करंट नहीं निकला था तो उस समय का वोल्टेज ईएमएफ था E। अब करंट निकल गया तो इतनी कमी आ गई I इंटू आर। तो अब बचा कितना? कोई बच्चा बता दे कितना बचा? करंट निकलने से पहले E, करंट निकला I, तो कमी आ गई I इंटू आर सेल के वोल्टेज में। तो बचा कितना? E माइनस आई आर। जो बच के आएगा रिमेनिंग वोल्टेज, वही तो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके लिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। यस, तो ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। जब करंट नहीं निकल रहा था तब तक का ईएमएफ। करंट निकल गया तो I मान लो निकल गया, मान लो करंट I सेल से ड्रॉ कर लिया तो I इंटू आर कमी आ गई, ये ड्रॉप आ गया, तो बचा जो E माइनस आई आर। वो अब जो वोल्टेज, वो भी तो वोल्टेज सेल का ही होगा, पर वो टीपीडी कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी रिलेशन बिटवीन टीपीडी एंड ईएमएफ क्या आ गया? V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दोनों सेल के वोल्टेज है, जब तक करंट नहीं निकल रहा था तो ईएमएफ कहला रहा था। करंट निकल गया सेल से तो इतनी कमी आ गई। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना I इंटू आर, ओम्स लॉ से। तो हम तो कमी इसका देख रहे हैं, तो इस आर से क्या मतलब? इस आर से मतलब है I इंटू आर। तो बचा जो E माइनस आई आर, जो बच के अब मिला वही टीपीडी। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर।
अब बच्चे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या याद रखना, किसी भी सर्किट में करंट निकालना है तो एक फॉर्मूला याद रखना, I इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ ये तो है। अरे यार, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मान लो इस सर्किट में क्या करंट निकला, तो कैसे निकालोगे? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी वोल्टेज है, करंट कौन निकालता है? EMF जो वोल्टेज होता है वही करंट निकालता है ना, जो बच जाता है वो TPD होता है। तो करंट निकालने की जिम्मेदारी EMF की होती है। तो किसी भी सर्किट में करंट निकालना है तो वोल्टेज में EMF और रेजिस्टेंस में जो है, रेजिस्टेंस में दो है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो R प्लस R टोटल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, हो गया करंट। ठीक है, अब करंट को क्या करो, उठाकर जो V इज इक्वल टू E माइनस IR पढ़ाया था वहां I रख दो, तो क्या हो गया? V इज इक्वल टू E माइनस I के जगह पे E अपॉन R प्लस R इंटू R। सॉल्व करो, E कॉमन आ जाएगा, फिर 1 माइनस R बाय R प्लस R, एलसीएम लो, ऊपर जाके स्मॉल r कट जाएगा, एक नया पैटर्न आ गया, V इज इक्वल टू E इंटू एक्सटर्नल अपॉन R प्लस R। तो ये भी TPD और EMF में रिलेशन, और ये भी TPD और EMF में रिलेशन, मात्र फर्क इतना है कि ये करंट और EMF TPD करंट के फॉर्म में था, इसमें करंट नहीं सिर्फ रेजिस्टेंस है। ये भी TPD और EMF में रिलेशन विद ओनली रेजिस्टेंस, ये भी TPD और EMF में रिलेशन विद करंट फॉर्म, याद रखना। तो TPD और EMF दोनों के दोनों एक ही सेल के वोल्टेज होते हैं। जब तक करंट नहीं निकला तब तक वो EMF कहलाता है। करंट निकलने के बाद वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर जो बच जाता है डाउन होने के बाद, I निकला तो IR डाउन, नीचे कम, तो E माइनस IR जो बच गया वो TPD। और किसी भी सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं? ओम ने क्या बताया था? करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या लेंगे? EMF। अरे करंट तो EMF से निकलता है ना, TPD तो जो बच जाता है वो है, तो वोल्टेज करंट के लिए EMF लेना, और रेजिस्टेंस में अगर दो है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो दोनों मिला के लेना। अब I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब इस I को उसी फॉर्मूले में ले जाकर रख दो, तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये भी TPD और EMF में रिलेशन, लेकिन इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, इसमें करंट होगा। अब कैसा, कहां, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, पर है एक ही चीज, यहां करंट है, यहां सिर्फ रेजिस्टेंस है, याद रखना। अब बच्चे मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको किसी भी सर्किट में एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल में ध्यान से देखो आप, करंट आ रहा है ना, लेकिन करंट कैसे आ रहा है? पहले माइनस से फिर प्लस में जा रहा है। अगर किसी भी सर्किट में करंट माइनस से प्लस जाए, माइनस को टच करके प्लस में जाए, तो समझ जाना वहां TPD EMF से कम होता जा रहा है, वहां डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रहा है, वहां सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, वहां TPD बार बार जब भी करंट निकल रहा है तो उसके बाद जो वोल्टेज मिलेगा वो TPD EMF से कम होता जा रहा है, यानी V इक्वल टू E माइनस IR, जो मैंने पढ़ाया। लेकिन अगर किसी स्पेशल केस में यह देखने को मिले कि करंट सेल में कैसे जा रहा है, देखो प्लस से माइनस, प्लस को टच करके माइनस, अगर किसी भी सेल में करंट प्लस से माइनस जा रहा है, यहां कैसे आ रहा था? माइनस से प्लस, और किस कभी देखने में लगे कि प्लस से माइनस जा रहा है, तो वहां रखना, जब करंट प्लस से माइनस जाएगा तो वहां जब भी करंट गुजरेगा तो जो IR ड्रॉप था वो अब IR यहां गेन हो जाएगा, तो ये चार्जिंग ऑफ सेल कहलाएगा, यानी TPD EMF से ज्यादा होता जाएगा। करंट निकलने के बाद वोल्टेज और बढ़ जाएगा, इट मींस V इक्वल टू E प्लस IR। ये भी पॉइंट याद रखना। तो चार्जिंग ऑफ सेल और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कैसे पहचानोगे? अगर किसी भी सेल में करंट माइनस से प्लस जा रहा है तो TPD कम होता जाएगा, E माइनस IR, निकलने के बाद जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, IR ड्रॉप होगा। और स्पेशल केस में अगर आपको देखने में लगे कि करंट पहले प्लस से माइनस जा रहा है, पहले प्लस तब माइनस जा रहा है, तो समझ जाना वहां चार्जिंग है, वहां TPD का मतलब क्या? करंट निकलने के बाद, करंट फ्लो होने के बाद का वोल्टेज और ज्यादा हो गया, यानी V इक्वल टू E प्लस IR। सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई किस सेल में चार्जिंग है, किस सेल में डिस्चार्जिंग है। प्लस से माइनस तो चार्जिंग का केस, माइनस से प्लस करंट जब गुजरेगा तो डिस्चार्जिंग का केस, याद रखना बेटा, दोनों स्पेशल पैटर्न। इसके बाद कुछ ग्राफ आते हैं, पेपर बहुत आते हैं।
ये आई और आर यानी करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच है। तो छोटा बच्चा भी बताता है सर ओम ने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस जितना बढ़ाओगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, सर्किट में जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतना कम होता जाएगा। तो करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ का शेप ऐसे बनेगा, याद रखना। अब अगर ग्राफ आया V और I के बीच यानी टीपीडी और करंट के बीच, तो अगर टीपीडी और करंट के बीच ग्राफ आया तो उसके लिए देखो कैसा ग्राफ बनेगा, फट से सोचना ध्यान से। अभी आप बताओ टीपीडी और करंट में एक रिलेशन मैंने पढ़ाया ना बेटा, क्या V = E - IR। 99% केस में डिस्चार्जिंग ही होता है, चार्जिंग तो स्पेशल केस है। तो कोई भी सर्किट से जब सेल से करंट निकलेगा तो डिस्चार्जिंग होगा, और डिस्चार्जिंग के बाद टीपीडी क्या फॉर्मूले से बनता है, E - IR। अगर ध्यान से देखो V और I के बीच ग्राफ, y एक्सिस पे V, x एक्सिस पे I, तो y = mx, देखो ये हो गया x, स्लोप हो गया m, और ये c। अगर ध्यान से देखो तो ये y = mx + c यानी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। देखो y एक्सिस पे v, देखो y, x एक्सिस पे I, देखो x, बाकी जो चिपका हुआ है वो स्लोप, जो बच गया वो C इंटरसेक्ट। यानी ये इक्वेशन अगर V और I के बीच देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जो V की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो जाहिर सी बात है EMF के फॉर्म में आएगी। बस ये है V और I के बीच का ग्राफ, ये है करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ। अब अगर ग्राफ बनाने आया किसके बीच, देखो ध्यान से, V और R के बीच, यानी V और R यानी V और क्वाट, R का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच, ध्यान रखना। तो ये कैसे ग्राफ बनाया जाए, ये शेप कैसे हो गया, ये कैसे डिसाइड हो गया, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हवा में तो हम बात करेंगे नहीं। आप ध्यान से देखो V = क्या फॉर्मूला था, ER/R + R। अभी मैंने बताया ना टीपीडी और EMF रिलेशन। क्या इसको मैं लिख सकता हूं अगर आप नाराज ना हो तो, E/1 + R/R। ये चीज क्या किया मैंने, ऊपर नीचे कैपिटल R से डिवाइड। अब देखो V और R के बीच, V और R के बीच कैसा रिलेशन है, ध्यान से देखो। अगर ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा, ये कम होगा पूरा का पूरा नीचे का, तो V बढ़ जाएगा। यानी V, ध्यान से देखो V और R को देखो, V और कैपिटल R के बीच ग्राफ है तो इसको रिलेशन को देखो, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाओ और प्रैक्टिकली सोचो। अगर कैपिटल R को बढ़ा देते हो तो कैपिटल R को बढ़ा दोगे तो ये देखो क्या होगा, घट जाएगा। ये घट जाएगा तो नीचे वाली पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, पूरी वैल्यू कम हो जाएगी तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी V बढ़ जाएगा। यानी कैपिटल R के बढ़ने से V भी बढ़ रहा है, लेकिन वो एक बढ़ना होता है डायरेक्टली बढ़ रहा है, लेकिन एक रेसिप्रोकल में बढ़े। तो कोई भी दो वेरिएबल रेसिप्रोकल में बढ़े तो ग्राफ का शेप ऐसे होता है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जो कि EMF कहलाएगा। ये ग्राफ आपको याद रखना है, किसके बीच, I और R के बीच। ये तो ओम्स लॉ के रिलेशन से मिल गया। V और I के बीच फॉर्मूले से देखा तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर गया तो स्ट्रेट लाइन में बना दिया। और V और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो V और R डायरेक्टली हुए, इसके बढ़ने पे ये भी बढ़ा, बट डायरेक्टली नहीं, रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, रेसिप्रोकल में तब जाके बढ़ा है तो डायरेक्टली, बट डायरेक्टली का मतलब ये नहीं होता एक होता डायरेक्टली ऐसे V = R, ऐसा नहीं है। ये है लेकिन रेसिप्रोकल में आने के बाद डायरेक्टली है तो उसका शेप ऐसे बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते एक लिमिट पे जाकर फिक्स हो जाएगा और मैक्सिमम वोल्टेज EMF तो कहलाता है। तो याद रखना, ग्राफ करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच, टीपीडी और करंट के बीच, टीपीडी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच बहुत आते हैं पेपर में ग्राफ, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब बच्चे, अब बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल की। ग्रुपिंग ऑफ सेल की ग्रुपिंग, जैसे रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग होती है ना, तो सेल की भी ग्रुपिंग होती है। तो देखो मैंने क्या पढ़ाया, कंसीडर 2 सेल्स, मान लो 2 सेल्स हैं विद EMF E1 एंड E2, उनका EMF क्या है, E1 और E2, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, और उनका अपना रेजिस्टेंस, मैंने अभी क्या कहा, हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R1 एंड R2 और EMF है E1 एंड E2। अब मान लो ग्रुपिंग ऑफ सेल में पहला ग्रुपिंग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीरीज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ऑफ सेल में जो पहला ग्रुपिंग मैंने पढ़ाया ये सीरीज ग्रुपिंग है, दिस इज योर सीरीज ग्रुपिंग।
तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या बताया, सेल को इस तरह जोड़ेंगे कि करंट सेम जाए। देखो मैंने दोनों में करंट सेम ले लिया, मैं देखो है ना, करंट देखो 2 सेल ले लिया मैंने और करंट देखो दोनों में सेम, ये रहा सेम। ठीक है बच्चे, 2 सेल लिया ना मैंने, देखो E1 और E2, करंट देखो जो भी आएगा सेम जाएगा, सेम जा ही रहा है। दोनों में करंट कैसे जा रहा है, माइनस से प्लस, यानी दोनों में डिस्चार्जिंग केस लिया है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम बट टीपीडी अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। तो V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1, वही V इक्वल टू E माइनस IR के पैटर्न पे, V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। मैंने क्या कहा है, तो सीरीज में करंट तो दोनों का सेम लेना है बट टीपीडी अलग अलग हो जाएगा। तो वोल्टेज अलग अलग है, तो जो अलग अलग होता है उसी का नेट लेते हैं। तो नेट वोल्टेज लिखेंगे, क्या होता है सर्किट में, जो अलग अलग उसी का नेट लिखा जाता है। तो V नेट कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 की जगह पे क्या लिखोगे, E1 माइनस R1, तो V नेट बराबर E1 माइनस IR1 प्लस V2। V2 की जगह पे क्या लिखोगे, E2 माइनस IR2। तो क्या आ गया, देखो V नेट इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर दिया। अब देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। अब V नेट इज इक्वल टू E1 E2 को एक साथ ले लो तो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, फिर R1 प्लस R2। तो V नेट एक नए फॉर्म में क्या आ गया, V नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। और सीरीज ग्रुपिंग में आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि 2 रेजिस्टेंस हो तो नेट क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। सीरीज ग्रुपिंग में जो करंट होता है वही नेट होता है। तो अगर देखा जाए V नेट इज इक्वल टू IRE में अगर देखा जाए तो V नेट इज इक्वल टू, देखो ये E नेट माइनस I नेट इंटू R नेट। तो देखो V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। इसका मतलब ये हुआ, देखो सर R नेट तो आ ही गया, सीरीज में करंट तो वही होता है, V नेट लिख ही रहे हो, तो ये जो आया वो E नेट हो गया। यानी सीरीज में जिस तरह रेजिस्टेंस ऐड होकर आते हैं, करंट EMF भी ऐड होकर ही आता है। सीरीज में भी नेट EMF निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल रेजिस्टेंस के ही पैटर्न पे चलेगा, E1 प्लस E2। आज की क्लास तो टफ, ध्यान से पढ़ना। ये दोनों में क्या पढ़ा रहा हूं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में 2 सेल ले लिया, दोनों सेल में करंट देखो मैं इधर से लेके आ रहा हूं, इधर से लेके जाऊंगा, इधर से लेके जाऊं, करंट तो एक ही जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो दोनों में डिस्चार्जिंग ही है। सीरीज में करंट सेम होता है पर जो वोल्टेज होता है करंट फ्लो होने के बाद वो अलग हो जाता है। तो देखो दोनों का V1 V2, दोनों में माइनस से प्लस आ रहा है तो दोनों में डिस्चार्जिंग वाला लगेगा, V इक्वल टू E माइनस IR। तो फर्स्ट लेंगे तो V1 होगा, सेकंड में V2 होगा, EMF E1 होगा, दूसरे का E2 होगा, रेजिस्टेंस R1 होगा, दूसरे का R2 होगा, बट सीरीज में करंट दोनों का सेम ही लेना है बस। अब V नेट ले लो। अब जब 2 वोल्टेज अलग अलग है, किसी भी सर्किट में जो अलग अलग होता है उसी का नेट लिखा जाता है। तो V1 V2 अलग अलग आया, टीपीडी तो अलग होगा ही, करंट सेम होगा भले ही, पर टीपीडी तो अलग होगा। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। तो V नेट लिखो। V नेट क्यों, क्योंकि 2 पूरे सिस्टम का देख रहे हैं, V1 प्लस V2 मींस E1 माइनस IR1, V1 प्लस V2 का मतलब E2 माइनस IR2। E1 E2 को एक साथ ले लो, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। ध्यान से देखो सीरीज में नेट ही होता है R1 प्लस R2, R नेट आ गया। सीरीज में जो करंट होता है वही नेट मानाता है, I नेट भी आ गया। V नेट तो अगर कंपेयर किया जाए V बराबर E माइनस I इंटू R, ये पूरे सिस्टम का आ गया। यानी E नेट को रिप्लेस किया रहा है E1 प्लस E2। तो सीरीज में जिस तरह रेजिस्टेंस ऐड होकर आते हैं, EMF भी ऐड होकर ही आता है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन सीरीज में एक स्पेशल केस और ध्यान रखो, बहुत स्पेशल केस, बहुत है ना। R में देखो अब स्पेशल केस क्या है, जरा ध्यान से देखना। सीरीज में कभी कभी कुछ स्पेशल सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे देखो ये भी 2 सेल सीरीज में है, लेकिन एक बार ध्यान से देखो, इसमें करंट कुछ इस तरह आ रहा है बेटा कि देखो एक में चार्जिंग चल रहा है प्लस से माइनस, और इसमें माइनस से प्लस जा रहा है। एक में चार्जिंग है तो एक में डिस्चार्जिंग है। इसमें क्या था, दोनों में माइनस से प्लस, या इधर से बेचते तो दोनों में प्लस से माइनस। तो चाहे दोनों में अगर एक केस हो, चाहे दोनों में चार्जिंग लगे या दोनों में डिस्चार्जिंग लगे, तो सीरीज में E नेट E1 प्लस E2 से निकलेगा। लेकिन
अगर कहीं ऐसा लगे कि सीरीज में कुछ ऐसी कहानी बन रही है कि एक में तो देखो प्लस से माइनस और इसमें माइनस से प्लस, यानी एक में तो चार्जिंग चल रहा है तो अगले में डिस्चार्जिंग चल रहा है, तो वहां नेट E1 प्लस E2 नहीं, E1 माइनस E2 चलेगा। अगर E1 बड़ा है E2 से तो E1 माइनस E2, और अगर E2 बड़ा होगा E1 से तो E2 माइनस E1। ये भी ध्यान रखना है स्पेशल केस सीरीज में। तो सीरीज में अगर लगे आपको बहुत सारे सेल हैं, यू हैव सो मेनी सेल्स, और सब में एक कहानी हो रही है, सब में चार्जिंग या सब में डिस्चार्जिंग, तो सब प्लस में आएगा ई नेट। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भैया कुछ में चार्जिंग है और कुछ में डिस्चार्जिंग है, 5 सेल में 3 चार्ज हो रहा है 3 डिस्चार्ज हो रहा है, तो 3 को प्लस में और 2 को माइनस में। ये भी ध्यान रखना है सीरीज में। अगर कंडीशन जैसे देखो आप यहां से यहां देखो, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, तो इसमें देखो चार्जिंग की कहानी सेट हो रही है, इसमें डिस्चार्जिंग की, तो जो नेट होगा वो E1 माइनस E2 भी हो सकता है या E2 माइनस E1 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बीच में माइनस लगेगा। अगर E1 E2 से बड़ा लेके चलोगे तो E1 माइनस E2, E2 E1 से बड़ा लेके चलोगे तो E2 माइनस E1, बट बीच में माइनस लेना पड़ेगा, याद रखना। तो अभी आपने जो बोर्ड पे देखा ये सेल EMF TPD की कहानी थी, ध्यान रखना। एक सेल के 2 वोल्टेज होते हैं, जब तक करंट नहीं निकलता है तब तक EMF कहलाता है, करंट निकल गया तो वही वोल्टेज TPD कहलाता है। करंट निकल जाएगा I मान लो, तो वोल्टेज में कमी क्या आएगी, IR। ये स्मॉल r क्या है, सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है छोटा सा, जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के साइज पे, जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पे, जो डिपेंड करता है इसके बीच जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसके नेचर पे। तो जब I निकल जाएगा तो कितना वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज इसका वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I के निकलने से IR कम हो जाएगा, तो अब बच कितना जाएगा, E माइनस IR, तो अब जो बच जाएगा वही TPD कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू E माइनस IR। किसी भी सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज में EMF लिया जाता है, और रेजिस्टेंस में 2 है तो दोनों को लिया जाएगा, रेजिस्टेंस का मतलब पूरा रेजिस्टेंस R प्लस R। अब इस I को अगर हम यहां रख दें इसी फॉर्मूले में, तो वो सॉल्व करके रिप्लेस करके फिर TPD EMF में रिलेशन आएगा, लेकिन ये सिर्फ रेजिस्टेंस के टर्म में होगा, इस फॉर्मूले में करंट नहीं होगा, याद रखना। फिर क्या मैंने बताया, एक सेल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग की दोनों कहानी होती है। डिस्चार्जिंग कब होती है, जब सेल में करंट माइनस से प्लस आए, माइनस होकर प्लस में आए तो वो डिस्चार्जिंग केस चलेगा। अगर सेल में लगे कि करंट माइनस से प्लस आ रहा है तो डिस्चार्जिंग यानी TPD का मतलब करंट फ्लो होने के बाद EMF से कम होगा, तो V इक्वल टू E माइनस IR। और कभी स्पेशल केस में लगे नहीं करंट प्लस से माइनस जा रहा है, तो करंट फ्लो होने के बाद अब जो वोल्टेज होगा वो पहले वाले के वोल्टेज से ज्यादा होगा, TPD EMF से ज्यादा होगा, तो वहां चलेगा V इक्वल टू E प्लस IR। ये बहुत रेयर केस में होता है। फिर ग्राफ बनाया, करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच ओम बता चुके थे। ओम ने जो बताया था रिलेशन करंट का वोल्टेज का, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही आता था वहां, तो वो तो जानते हो IR के इनवर्सली, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ेगा। फिर आया V और I के बीच, तो V और I के बीच अगर देखो इस फॉर्मूले से, तो देखो y एक्सिस पे V, x एक्सिस पे I, तो कंपेयर करोगे तो y x पे I, ये फॉलो कर दिया, y बराबर mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, यानी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा। और मैक्सिमम जहां से भी चलेगा वो EMF ही हो, TPD जहां से भी मैक्सिमम हो वो EMF होता है। अब अगर आ जाए TPD और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो उसके लिए पहले आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। तो TPD और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैंने बनाया था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको ऐसा बना दो, तो अगर देखा जाए इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो पूरा का पूरा घट गया, पूरा का पूरा घट गया तो पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ गया, यानी कैपिटल R के बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है, रेसिप्रोकल में आने के बाद बढ़ा है, तो ग्राफ का शेप ऐसा आएगा। और जहां पे V मैक्सिमम हो जाए, चाहे मैक्सिमम से नीचे आए चाहे मैक्सिमम तक पहुंचे, वो EMF होता है, होता तो EMF ही मैक्सिमम है। फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिस तरह रेजिस्टेंस के ग्रुपिंग होते हैं सीरीज और पैरेलल, उसी तरह इसके भी ग्रुपिंग होते हैं सेल के सीरीज एंड पैरेलल। तो मान लो 2 सेल ले लिया आपने, ये कौन सा ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग। 2 सेल ले लिए, EMF E1 E2, रेजिस्टेंस R1 और R2, और हम करंट को कैसे लेकर आ रहे हैं, देखो इधर से लेकर आ रहे हैं, करंट को हम कुछ इस तरह लेकर आ रहे हैं कि देखो दोनों में डिस्चार्जिंग है, इधर से लेके चलते तो दोनों में चार्जिंग होता, तो सीरीज में करंट तो सेम ही होगा बट वोल्टेज अलग हो जाता है, तो दोनों में V1 V2 अलग होगा बट I सेम होगा, और दोनों में डिस्चार्जिंग है तो E माइनस IR का पैटर्न चला है। दोनों को जोड़ोगे V नेट मिलेगा, जोड़ो अरेंज करोगे तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज का होता है R1 प्लस R2 आ चुका है,
सीरीज में आई नेट तो वही होता है, वी नेट हाई है, तो वी बराबर ई माइनस आई इंटू आर, ये पूरे सिस्टम के लिए आ गया। तो ई नेट के जगह पे क्या दिखा, E1 प्लस E2। तो सीरीज में जिस तरह रेजिस्टेंस ऐड होकर आते हैं बेटा, उसी तरह ईएमएफ भी ऐड होकर आते हैं। E1 प्लस E2, 3 होगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3, 4 होगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सीरीज में चलता जाएगा। लेकिन सीरीज में एक स्पेशल केस भी है, अगर सीरीज में कहीं कहीं रेयर ऐसा कहानी आ जाए कि कुछ सेल इस तरह जुड़े हों कि करंट तो सेम हो, लेकिन एक में देखो, ये देखो प्लस से माइनस चार्जिंग, ये देखो माइनस से प्लस डिस्चार्जिंग, यानी सीरीज में कभी ऐसा लगे कि एक चार्जिंग हो रहा है और एक डिस्चार्जिंग हो रहा है, एक में करंट चार्जिंग होते हुए निकल रहा है, एक में करंट डिस्चार्जिंग होते हुए निकल रहा है, तो वहां पे जो नेट होगा वो E1 प्लस E2 नहीं, E1 माइनस E2 होगा। याद रखना, बीच में माइनस लगेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वो पहले रखना, छोटी वाली को माइनस कर देना। सीरीज में ये भी ध्यान रखना है। मान लो 6 सेल है, 6 सेल, उसमें 4 में चार्जिंग चल रहा है और 2 में डिस्चार्जिंग, तो 4 को प्लस में, 2 को माइनस में। मान या 4 में डिस्चार्जिंग चल रहा है, 2 में चार्जिंग चल रहा है, कहानी जहां कुछ में कुछ और कुछ में कुछ और, तो क्या करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। और सब में एक स्टोरी चल रही है, या चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, तो फिर तो प्लस 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 प्लस। याद रखना इस पॉइंट। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल में अब जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो है सीरीज ग्रुपिंग के बाद पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। अब बच्चे, अब स्टूडेंट देखो, अब इस टॉपिक में आगे कंटिन्यू करा रहा हूं। अभी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ाया, अब पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, फिर वही सेल है E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, अब पैरेलल में है। देखो कहीं से भी करंट आ रहा होगा, इधर कुछ बट गया, तो ये पैरेलल में करंट देखो तो दोनों सेल में माइनस से ही प्लस जा रहा है, यहां भी माइनस से ही प्लस जा रहा है, यानी मैंने दोनों केस में यहां भी डिस्चार्जिंग ही लिया है। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है बेटा, लेकिन करंट फ्लो होने के बाद जो वोल्टेज होगा TPD वो सेम रहेगा। सीरीज में उल्टा था, ये सेम था, ये अलग था, यहां ये अलग है, ये सेम होगा। तो है तो दोनों में डिस्चार्जिंग, लगेगा तो वही V बराबर E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर, पर यहाँ V इक्वल टू यहाँ भी E माइनस आई आर, दोनों के लिए लगाया, लेकिन देखो दोनों में V सेम रखा, करंट अलग रखा, पैरेलल है ना। अब क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ क्या अलग अलग है, करंट, तो नेट किसका लिखेंगे, करंट का लिखेंगे। तो एक काम करो, यहां से I1 अलग कर लो, तो I1 अलग करो, क्या हो जाएगा, करो अलग, इधर ले जाके इधर जाएगा, तो I1 इक्वल टू यहां से अलग करोगे तो आ जाएगा E1 माइनस V बाय R1। यहां से I2 अलग करो, इसको उधर ला दो, तो E2 माइनस V बाय R2। क्या किया मैंने, I1 I2 अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि नेट हम I का लिखेंगे, जो अलग अलग होता है उसी का नेट लिखाता है। यहाँ I1 I2 अलग अलग है तो I का नेट लिखाएगा, वहां V अलग अलग होता तो V का नेट लिखा था। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल करंट I नेट वही I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सर्किट में जो बढ़ते हैं उसी का नेट लिखाता है। अब I1 E1 माइनस V बाय R1 प्लस I2 E2 माइनस V बाय R2, I इज इक्वल टू अलग अलग कर लो, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन ले लो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्या किया मैंने, I को E1 बाय R1 E2 बाय R2 अलग, माइनस V कॉमन लेके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 अलग हो गया। अब देखते जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरे का एलसीएम R1 R2 कर दो, तो I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V यहाँ पे है R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 यहां भी एलसीएम, R1 इंटू R2 यहां भी एलसीएम। बस अब क्या करो, मेरा मकसद इसको अलग करना है, इसको अब क्या करो, R1 R2 पूरा का पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो I R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। हमारा टारगेट अभी भी इसको अलग करना है, किसको, V को सेपरेट करना है। तो अब क्या करें, पूरा उठाकर यहां ला दो, तो माइनस से प्लस आई इधर चला गया, तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। मेरा मकसद बार बार बोल रहा हूं, V को अलग करना, तो V को अलग करने के लिए अब R1 प्लस R2 नीचे चला जाएगा, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। हो गया हमारा काम, V को हमने अलग कर दिया। अब बताओ पैरेलल ग्रुपिंग में एक बात बताओ, ये तो आपने पढ़ा है कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल में, 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करोगे तो R नेट क्या आ जाएगा, करो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यानी कि अगर देखा जाए तो पैरेलल में V नेट तो यही होगा, V पैरेलल में तो वही होता है। R नेट आ ही चुका है, I नेट आ ही चुका है, V नेट हाई है, तो जो आगे वाला टर्म होगा वो E नेट।
अगर कंपेयर किया जाए आराम से देखो, ये पहले वाले सेल के लिए था, ये दूसरे वाले सेल के लिए है और ये पूरे सिस्टम के लिए है। तो पैरेलल में तो क्या होता है, जो पहले का टीपीडी वही दूसरे का टीपीडी वही पूरे सिस्टम का टीपीडी। पहले का ले रहे थे तो पहले का रेजिस्टेंस आ रहा था, दूसरे का ले रहे थे दूसरे का रेजिस्टेंस आ रहा था, पहले का ले रहे थे पहले का करंट आ रहा था फॉर्मूले में, दूसरे का ले रहे थे दूसरे का करंट आ रहा था, पहले का ले रहे थे पहले का ईएमएफ आ रहा था, दूसरे का ले रहे थे दूसरे का ईएमएफ आ रहा था। और जब पूरे सिस्टम का भी देखोगे तो पूरे सिस्टम का आर आ गया, पूरे सिस्टम का देखा तो पूरे सिस्टम का नेट करंट आ गया। तो जाहिर सी बात है V इक्वल टू ये अपने आप में E होगा माइनस I इंटू आर। वही पैटर्न जैसा फर्स्ट के लिए था टीपीडी का, दूसरे के लिए था, वही पूरे सिस्टम के लिए भी फॉलो हो रहा है। इसमें R नेट दिख ही रहा है, I नेट दिख ही रहा है, V नेट दिख ही रहा है। तो जाहिर सी बात है आगे वाला टर्म E नेट होगा, यानी E नेट जो होगा पैरेलल में वो क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। इट मींस पैरेलल ग्रुपिंग में जो हमने सिस्टम बनाया, जो हमने इक्वेशन बनाया पूरे सिस्टम के लिए, उसमें R नेट भी आ गया, I नेट भी आ गया, V नेट भी आ गया, E नेट भी आ गया। V इक्वल टू E माइनस I इंटू आर पूरे सिस्टम का बना दिया। तो उससे E नेट निकल के आ गया फॉर्मूला कि अगर दो सेल हो जिसका EMF E1 E2 हो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 हो, तो हम कैसे पूरे सिस्टम का निकालते हैं EMF पैरेलल में, पहले का EMF इंटू दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस दूसरे का EMF इंटू पहले का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या था, सीरीज में तो जैसे रेजिस्टेंस का पैटर्न था वही ईएमएफ का था, बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में दो सेल का नेट ईएमएफ पैरेलल में ऐसे निकलेगा ई नेट। अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं दो सेल हैं, वो पैरेलल में हैं, लेकिन उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो नेट ईएमएफ क्या होगा। तो R1 R2 सेम करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, R सेम लेके चलोगे, अगर मान लो R1 R2 बराबर होगा, मान लो R ही हो गया तो R और नीचे 2R कट के E1 प्लस E2 बाई 2, अलग स्पेशल केस है ये। तो पैरेलल ग्रुपिंग में ईएमएफ का क्या इक्वेशन बनेगा, नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे सेल का, समझ लो फिर से। पैरेलल करंट बटेगा, टीपीडी सेम होगा, दोनों से करंट निकाल दो, करंट अलग अलग है तो नेट करंट लिखो, उसको सॉल्व कर करके V को अलग करो, और जब ध्यान दोगे तो ये R नेट पैरेलल का आ ही चुका है, ये I नेट पूरे सिस्टम का आ ही रहा है, तो IR मिल गया पूरे सिस्टम का, V पूरे सिस्टम का है ही है, तो जाहिर सी बात है अपने आप में E होगा, तभी तो कहलाएगा V इक्वल टू E माइनस I इंटू आर। इस तरह ये पहले का सेल का था, ये दूसरे का था, ये पूरे सिस्टम का है, उससे E सिस्टम का आ गया, यानी E नेट इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। जब दो सेल पैरेलल में होंगे तो ध्यान रखना कैसे निकालते हैं नेट ईएमएफ, फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। पहले का ईएमएफ इनटू दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस दूसरे का ईएमएफ इनटू पहले का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो कभी भी सवाल दूंगा कि दो ईएमएफ इतने वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतने ओम का है, तो बताओ टोटल सर्किट का नेट ईएमएफ क्या होगा, ऐसे निकालेंगे। जिस तरह नेट रेजिस्टेंस हमने 10th से पढ़ा है, 12th में पहली बार पढ़ा है, नेट ईएमएफ भी निकालने का फॉर्मूला। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी टिपिकल, थोड़ी सी टफ, इसको कई बार पढ़ना। और आपको पता है मैं रिवीजन क्लास तो जूम पे दे ही रहा हूं, आप वीडियो देखो, मैं जूम पे फिर पढ़ाऊंगा, बट इसको समझना है अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं जितना भी मैंने पढ़ाया है इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर टॉपिक के साथ तुरंत न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इसको पढ़ना, नहीं तो फिर जूम पे रिवीजन होगा ही होगा, और नहीं आए फिर भी मुझसे पूछना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।